प्रधानमंत्री मोदी को दी गई बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गई मास्टर प्लान की जानकारी। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ में पर्यटन मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव दिलीप जावलकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। पीएम ने बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व बना रही पीएम ने कहा, मिनी स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित किया जाए। बद्रीनाथ धाम के प्रवेश स्थल पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। केदारनाथ धाम के विकास कार्यों में स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है। निकटवर्ती गांवों में होम स्टे पर काम किया जा रहा है। सरस्वती और अलकनंदा के संगम स्थल केशव प्रयाग को भी विकसित किया जा सकता है। तो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों पर ज्यादा जोर देने के लिए कहा है। केदारनाथ धाम के विकास कार्यों में स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला है। निकटवर्ती गांवों में होम स्टे पर कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब केदारनाथ में ये आपदा आई उसके बाद से ही लगातार पुनर्निर्माण को लेकर उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि एक बेहतर तरीके के साथ में पुनर्निर्माण किया जाए और पहले की तरह नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा भव्य एक बार फिर से ये पूरा का पूरा प्लान इंप्लीमेंट हो पाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार मास्टर प्लान की जानकारी ली है। खुद केदारनाथ धाम पहुंचे भी थे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब उन्होंने ये पूरी तैयारियों का जायजा लिया था कि आखिरकार किस तरीके से निर्माण कार्य वहां पूरे किए जा रहे हैं। एक ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास लगाव उनका केदारनाथ धाम से रहा है और उत्तराखंड में किस तरीके से पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो, ये कोशिश लगातार प्रधानमंत्री की रही है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे विधानसभा भवन। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के साथ में सभा मंडप का जायजा लिया। मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर स्पीकर और सीएम ने जायजा लिया। 23 सितंबर से शुरू होना है मानसून सत्र। स्पीकर और सीएम मानसून सत्र को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की सिटिंग अरेंजमेंट की सबसे बड़ी चुनौती है। आप सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ हो चाहे हमारे चारों धाम, उनके प्रति उनका एक विशेष तरह का लगाव है और इसलिए सतत उनके कार्यों की चिंता करते रहते हैं। आज केदारनाथ जी के साथ में जो विशेष बद्रीनाथ जी का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उस मास्टर प्लान को माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखा गया है कि बद्रीनाथ जी का कैसे योजित तरीके से उसका विकास किया जाए ताकि तमाम जो पर्यटकों की संख्या, जो हमारे श्रद्धालुओं की संख्या वहाँ पर बढ़ रही है, वो उनको वहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो सके। बद्रीनाथ जी का जो सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण है वो कैसे सुरक्षित रखते हुए हम उसका विकास करें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं नियम। आपको बता दें, विधानसभा में स्पीकर और सीएम के निरीक्षण और चर्चा के बाद में फैसला किया गया। विधानसभा सत्र में शामिल होने से पहले विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। मुख्य सभा मंडप के अलावा साइड और सामने की गैलरी इस्तेमाल की जाएगी। बुजुर्ग विधायकों को वर्चुअल रूप से सत्र में जुड़ने का विकल्प रखा जाएगा। विधायकों के अलावा और कोई साथ में विधानसभा में प्रवेश नहीं करेगा। मीडिया और अधिकारियों की भी सत्र में सीमित संख्या रखी जाएगी। बुजुर्गों के अलावा अन्य विधायक भी चाहें तो वर्चुअल हिस्सा ले सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का हर स्तर पर वहां पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 65 साल से ऊपर के माननीय विधायकगण हैं, उनसे विशेष आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि यदि इस प्रकार की वर्चुअल जुड़ने की व्यवस्था बहुत मुकम्मल हम लोग कर रहे हैं, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होगी। वो उनका सवाल भी यदि उन्होंने कोई बात भी रखनी है या उठानी है और इधर से पीठ से भी कोई बात उनके द्वारा उनको कही जानी है, वो सारी व्यवस्था बहुत मुकम्मल हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय सदस्यगण मुझे या हमारे विधानसभा को सहयोग करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत जल्द वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में होंगे और मैं तो ये कह रहा हूँ, भगवान करे सभी स्वस्थ हों। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं तो उनके लिए भी मैं सभी पूरे देशवासियों के लिए जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए मंगल कामनाएं कर रहे हूँ, वो जल्दी स्वस्थ हो।
देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी का नाम बदल दिया गया है। उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार होगा एकेडमी का नाम। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में संस्कृत एकेडमी की बैठक में फैसला किया गया। बैठक में संस्कृत क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों के लिए बजट का फैसला। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। भाषाओं की जननी संस्कृत को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, जिससे संस्कृत भाषा के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ पाए। जनपद और ब्लॉक स्तर पर संस्कृत ग्राम बनाए जाएं। बैठक में यह भी फैसला किया गया कि डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी और कुंभ मेले के अवसर पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा सम्मेलन, गोष्ठियां, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें, संस्कृत एकेडमी की तरफ से संस्कृत भाषा में विभिन्न प्रतियोगिताएं, संस्कृत नाट्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मामले में सीएम ने कहा है कि भाषाओं की जननी संस्कृत को बढ़ावा देना जरूरी है, जिससे हमारी प्राचीन संस्कृति के संरक्षण के साथ ही संस्कृत भाषा के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ पाए। उन्होंने कहा कि पहले जनपद और उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर संस्कृत ग्राम बनाए जाएं, युवाओं को संस्कृत की अच्छी जानकारी दी जाए, समाज तक इसका व्यापक प्रभाव हो। इसके लिए संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के साथ ही शोध कार्य पर भी ध्यान देना चाहिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा, संस्कृत भाषा, वेद पुराणों और लिपियों पर शोध कार्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए बजट का सही प्रावधान हो, जो भी कार्य हो सभी परिणाम पर आधारित किए जाएं। खबर काशीपुर से, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत काशीपुर में उपवास लेकर धरने पर बैठ गए। गन्ना आयुक्त कार्यालय में धरने पर बैठे हरीश रावत किसानों की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गए। किसानों के 200 करोड़ रुपए सरकार और गन्ना मिलों पर बकाया है। सरकार और गन्ना मिल किसानों का भुगतान करे, हरीश रावत ने कहा कि जो किसानों का चीनी मिलों पर गन्ने का भुगतान बाकी है वो भुगतान हो जाए। और किसान इस समय पछता हालत है। किसान का लगभग 200 करोड़ रुपया उधम सिंह नगर नैनीताल में है और करीब 250 करोड़ रुपया हरिद्वार के अंदर है, और सरकार कहीं उनके कानून में जू ही नहीं रह रही है। किसान कांग्रेस ने पहले देहरादून में किया था उपवास धरना, आज उधम सिंह नगर में तो कई जगहों पर है, 8-10 जगहों पर है। और यहाँ काशीपुर में मैं भी आया हूँ उनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए। कोरोना काल में अनलॉक होने से अब तेजी से फिल्म निर्माण का कार्य हो रहा है। उत्तराखंड की वादियों में इन दिनों कई स्थानों पर शूटिंग चल रही है। राकेश सावंत की डाक जंगल के अलावा वेब सीरीज की भी शूटिंग हो रही है। शाहिद कपूर स्टारर फिल्म की शूटिंग यहां जल्द शुरू होगी। यामी गौतम स्टारर शादत अली की फिल्म भी यहां नैनीताल में ही शूट होगी। फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन रहा है उत्तराखंड। 20 जून के बाद में 40 फिल्में, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज, वीडियो सॉन्ग्स को यहां पर मंजूरी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। कबटीरी से, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर, डीएम मंगेश घड़ियाल ने वानस्पतिक उद्यान का खुद दौरा किया। वानस्पतिक उद्यान का दौरा करके टीएचडीसी को धन उपलब्ध करवाए। डीएम ने कहा, टिहरी झील से सटे वानस्पतिक उद्यान की खबर न्यूज वन इंडिया ने दिखाई थी। बजट के अभाव में दम तोड़ रहा है वानस्पतिक उद्यान, जिसको लेकर डीएम यहां खुद पहुंचे। गार्डन है, उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है और उसको हम लोग विश्व स्तर का डेवलप कर सकते हैं। जिस तरह की वहाँ पर लोकेशन है, जिस तरह का वहाँ पर फ्लोरा फोना है, वो बहुत अच्छा एरिया हमने देखा है। और उसमें फॉरेस्ट की तरफ से एक एस्टिमेट भी टीएचडीसी को दिया गया है। इवन पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्वयं ही उसमें काम करने की कोशिश की थी, लेकिन टीएचडीसी द्वारा कहा गया था कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। इसीलिए हम लोग ने टीएचडीसी से इस संबंध में विचार विमर्श करना है। एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसल्टेंट के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बने, उसको टीएचडीसी के सम्मुख रखा जाए और टूरिस्ट के लिए एक पॉइंट हम लोग बॉटनिकल गार्डन के रूप में उसे डेवलप करें। पिछले दिनों न्यूज एंड इंडिया ने खबर चलाई कि कोटी कॉलोनी का बॉटनी गार्डन बदहाल स्थिति में है। बजट न मिलने के कारण खबर चलने पर जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल ने संज्ञान लेते हुए आज स्वयं कोटी कॉलोनी के वनस्पति उद्यान पहुंचे और वहां का जायजा लिया और टीएचडीसी के आला अधिकारियों के लिए बजट के लिए उचित निर्देश किए, जिसके कारण अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब कोटी कॉलोनी वनस्पति उद्यान के दिन बहोरेंगे। सुभाष राणा, न्यूज एंड इंडिया, टिहरी। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां आपको बता दें ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों को लेकर यह खबर है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों ने धरना दिया है। धरने पर लगातार वो बैठे हैं। कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालयों पर धरना दिया है।
प्रांतीय अध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच वापस लेने की मांग की गई है। ओबीसी वर्ग के कार्मिक, इंजीनियर, शिक्षक और अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों में हस्ताक्षर के बाद में कार्य बहिष्कार करके धरना दिया। कहा, जब तक प्रांतीय अध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच वापस नहीं ली जाती तब तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि इस कोरोना काल में भी कार्मिक सड़कों पर उतरने से भी झिझक नहीं करेंगे। जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं श्री दीपक जोशी जी, उनके खिलाफ सरकार ने, शासन ने कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं और जनरल ओबीसी के तो अध्यक्ष हैं ही, लेकिन वो सचिवालय संघ के भी अध्यक्ष हैं। और जो सरकार की जो गलत नीतियाँ होती हैं उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने का कार्य किया है, और जो कि बिल्कुल सबसे सही है। वो उन्होंने सत्यवाद कही है। जो कर्मचारियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ या जनरल ओबीसी के खिलाफ सरकार ने निर्णय लिए हैं, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, और सरकार ने उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई का आदेश दिया है वो सर्वथा गलत है। उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं। चमोली में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। सबसे ज्यादा तेजी जोशीमठ, छावनी और एसएसबी एकेडमी में रह रहे जवानों को में देखने को मिल रही है। अब तक 175 से अधिक जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसे लेकर प्रशासन सतर्क हो चुका है। सेना के जवानों का इलाज आर्मी अस्पताल छावनी, जोशीमठ और कोविड सेंटर भराड़ी सैड में किया जा रहा है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों का प्रवेश सीमा पर ही ट्रू नेट मशीन टेस्ट और एंटीजन टेस्ट भी किया जा रहा है। जिले में कोविड-19 के 416 केस पॉजिटिव आए हैं। इनमें से लगभग 306 लोग सही होकर घर जा चुके हैं, और अभी हमारे पास 110 एक्टिव केस यहाँ पर हमारे भराड़ी सैन और जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका कि इलाज चल रहा है। हमने लगभग 19,665 हमने टेस्ट किए हैं। इनमें से हमने RT-PCR से 14,698, ट्रूनेट टेस्ट से हमने 2,544 और एंटीजन से हमने 1,823 हमने टेस्ट किए हैं। और अभी जो है हम लगातार टेस्टिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा अपने चमोली ज़िले की जनता से विशेष अनुरोध है कि वे अब ज़्यादा सतर्कता बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहना रहें, और बार बार जब भी बाहर जाते हैं, घर में वापस आते हैं तो स्वच्छता का हाथ को अच्छे ढंग से धोएं। और अब हमें ज़्यादा सचेत होना है, क्योंकि अब सभी कुछ खुल चुके हैं, और अब हमें ज़्यादा से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का हमें बहुत ध्यान रखना है। ये मेरी अपनी चमोली की जनता से विशेष अनुरोध है कि वे इस कोविड-19 काल में बचने के लिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। हमारे ज़िले में कोविड-19 के 416 केस पॉजिटिव आए हैं। इनमें से लगभग 306 लोग सही होकर घर जा चुके हैं, और अभी हमारे पास 110 एक्टिव केस यहाँ पर हमारे भराड़ी सैन और जिला अस्पताल में भर्ती हैं। रुड़की में डिलीवरी के बाद में महिला की उपचार के दौरान मौत का मामला आया सामने। मामले की जानकारी अस्पताल प्रशासन की ओर से पुलिस और परिजनों को दी गई, जिसके बाद महिला के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। जब तक बॉडी को पुलिस द्वारा सिविल अस्पताल भिजवाया जा चुका है। आपको बता दें, ससुराल पक्ष के लोगों ने युवती के साथ में मारपीट की, जिसके बाद युवती को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बात को लेकर युवती के परिजनों ने अस्पताल में जोरदार हंगामा खड़ा किया। महिला के परिजनों ने आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दुखी कर रखी, जब भी शादी करी दुखी रही मेरी दुखी कर रखी है कि पापा भी मांग रहे, पापा मेरे खान साहब डूंगरपुर गरी थी। गाँव से आए हैं। ये हमारा चाचा है, ये रहता है ज्वालापुर में। इनकी लड़की भी आई थी डूंगरपुर। लड़की के 5 तारीख में लड़की हुई है पैदा, बड़े ऑपरेशन से। उसके बीच में उस लड़की को छेत्ता पिट्टा गया है। उसके शरीर पर निशान थे, डॉक्टर ने बताया हमको, उसके शरीर पर पूरे पर निशान थे। अब वो लड़की कल मर चुकी है। हमें लाश तक भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। आप क्या लग रहे हैं? मैं भाई हूँ लड़की का, ताऊ का लड़का। अच्छा जी। तो क्या मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से हमें तो ये, हमें न्याय चाहिए, हमारी बेटी को न्याय चाहिए, ताकि और बेटियों के साथ न ऐसा हो। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश के त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फेल है। जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोग का आंकड़ा 25,000 से पार पहुंच गया है। मृत्यु
दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लॉकडाउन के दौरान कई प्रदेशों से अपने प्रदेश लौटे प्रवासी उत्तराखंड सरकार की विफल नीतियों के कारण वापस दूसरे प्रदेश जाने लगे हैं। एक बार फिर से गांव से पलायन जारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पूरी तरीके से विफल हुई है, जिस कारण प्रवासी काफी मायूस हैं। जो लोग बेरोजगार होकर के अपने प्रवास से वापस अपने घर गांव आए हैं, सरकार उनके रोजगार के लिए पिछले 6 महीने में 1 पैसे का आउटपुट सरकार ने नहीं दिया और उसकी वजह से प्रवासियों की फिर वापस वो शहर की तरफ जाने लगे। ये एक चिंतित तौर पर जो राज्य सरकार को करना चाहिए था कि जो कृषि विभाग है, फूल उद्यान है, जो पशुपालन का काम है, जो दूसरे सेक्टर है, उनमें जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, अगर उन पर ठीक तरह से काम करती, उनका ठीक तरह से प्रचार प्रसार होता और बैंक के साथ टाई अप होता, तो निश्चित रूप से अब तक जो हमारी विधानसभा में 10,000 के लगभग लोग बेरोजगार होकर के घर में बैठे हुए हैं, उनमें से 2-2.5 हजार लोगों को काम मिल गया होता। एक जो लोग पौड़ी में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यहां बढ़ते कोरोना संक्रमण की चपेट में इस बार एक सब्जी व्यापारी आया है, जिससे शहर में हड़कंप का माहौल है। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए 3 दिनों के लिए बाजार को सील किया। अगले 3 दिनों तक बाजार में सैनिटाइजेशन का काम होगा और उसके बाद ही 3 दिन बीत जाने के बाद आम लोगों के लिए बाजार खोला जाएगा, जबकि 14 दिन के लिए सब्जी विक्रेता की दुकान को प्रशासन ने सील किया है। सब्जी विक्रेता में कोरोना की पुष्टि होते ही प्रशासन ने सब्जी विक्रेता को कोविड केयर सेंटर भी भेज दिया है। लंबीधार किमाड़ी मसूरी मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने को लेकर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में विधायक जोशी ने अवगत कराया कि मसूरी एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और साल भर यहां पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। मसूरी मुख्य मार्ग पर बरसात के समय भूस्खलन से कई दिनों तक अवरुद्धता बनी रहती है, जिस कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मसूरी हिंदुस्तान नहीं विश्व का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और अक्सर बरसात के समय लैंडस्लाइडिंग से रोड बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और वैसे भी लगातार दिल्ली से नजीक होने के कारण डे बाई डे लोगों का आना जाना बहुत हो रहा है। ऐसे में किमाड़ी मोटर मार्ग जो ये वैकल्पिक मार्ग हो सकता है, क्योंकि अभी सिंगल लेन है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि वहाँ का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण कई दिनों तक वहाँ का मसूरी जो है पूरे उसका संपर्क जो है देहरादून जिले से कट गया था और वैकल्पिक मार्ग होने के कारण लोगों को। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस ने मसूरी में एसडीएम मसूरी मनीष कुमार के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के साथ बिना मास्क के पाए गए लोगों के चालान किए गए। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भी जागरूक किया गया है। चेकिंग टीम ने बाहर से मसूरी आने वाले पर्यटकों के साथ होटलों की भी चेकिंग की है। अनलॉक 4 के तहत में आईसीएमआर से प्रमाणित नो कोविड सर्टिफिकेट दिखाने के साथ होटल पर पर्यटकों की बुकिंग भी चेक की गई है। कोविड-19 में जो शासन प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय जिलाधिकारी जी द्वारा बार बार ये निर्देशित किया गया है कि 2 गज की दूरी और मास्क जो है ये कोविड-19 के बचाव हेतु बहुत आवश्यक है, परंतु प्रायः ये देखा जा रहा है कि लोग जो हैं ये इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं और अभी इसके प्रति जागरूकता की थोड़ी कमी है। उसके क्रम में आज हमारे पुलिस और नगर पालिका द्वारा ये इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने कुछ चालान किए। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनके ऊपर चालान किया गया है। कोटद्वार से सटे यूपी के जंगल में एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक युवक कोटद्वार झड़ी चौड़ का रहने वाला बताया गया है। अपने 2 साथियों के साथ में कच्ची शराब पीने के लिए यूपी के चोड़खता आया था, जहां मृतक संदीप, हरपाल और राजू तीनों ने कल दोपहर कच्ची शराब पी। शराब ज्यादा पीने के कारण संदीप और हरपाल घर नहीं जा सके, जिस कारण देर रात संदीप की मौत हो गई। सूचना पाते ही कोटद्वार पुलिस मौके पर भी पहुंची।
चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, डोईवाला के सुनार गांव में वृद्ध महिला की हत्या का मामला उजागर हुआ। महिला कोलकाता मूल की बताई जा रही है। आपको बता दें, महिला 5 साल से रह रही थी। अपने मामा की मौत के बाद से महिला 6 महीने से अकेली घर में रह रही थी। पुलिस की जानकारी के मुताबिक महिला के दोनों हाथ बंधे हुए पाए गए। पुलिस हत्या के कारणों का पता नहीं लगा पाई। डीआईजी अरुण मोहन जोशी, एसपी देहात देहरादून, फॉरेंसिक टीम डोईवाला और आसपास के क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, बेसिक डिटेल्स जो है अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है इसके बारे में, और मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्दी घटना जो है वर्कआउट हो जाएगी और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई है वो बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। अब जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी कम्युनिकेट करेंगे अपने कि क्या मोटिव हो सकता है, क्या कारण हो सकता है।